हिंदल ने देखा कि भाई अस्कारी को गवर्नर बना चुके थे हुमायूं गुजरात का, और कामरान जो है वो काबुल और कंधार पे कब्जा किए बैठे हैं, साथ में पंजाब भी लिए बैठे हैं। हुमायूं शायद इस दुनिया में नहीं रहे, तो मुझे हिंदल को अभी अपने सर पर मुकुट रख लेना चाहिए, मुझे किंग बनने की। देखिए, जो चीज जहां से निकालनी थी, जिस लाइन को अंडरलाइन करना था, जिस किताब से नोट्स बनाने थे, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू जो ऑथर्स के लाने थे, यानी वो सारा डोंकी वर्क जो करने में हमें बहुत मेहनत लगती है, हमने आपके लिए वो कर दिया। और सिर्फ किया ही नहीं, हमने उसे एजुकेशन के नेटफ्लिक्स में कन्वर्ट कर दिया। आपको तो बस आराम से इस लेक्चर का मजा लेना है, आइए लेते हैं। तो हिंदल ने देखा कि भाई अस्कारी को गवर्नर बना चुके थे हुमायूं गुजरात का, और कामरान जो है वो काबुल और कंधार पे कब्जा किए बैठे हैं, साथ में पंजाब भी लिए बैठे हैं। और हुमायूं शायद इस दुनिया में नहीं रहे, तो मुझे हिंदल को अभी अपने सर पर मुकुट रख लेना चाहिए, मुझे किंग बनने के लिए अपने आप को कोरोनेशन और अपने सर पर राज तिलक करवा लेना चाहिए। इस कदर हद तक लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को शेर खान ने अपनी बुद्धिमानी से, अपनी स्ट्रेटेजी से, अपनी चालाकी से काट लिया। गौड़ पहुंचने के बाद हुमायूं, उनको ये बात का अंदाजा ही नहीं था कि बिहार से लेकर आगरा तक क्या हो रहा है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बंगाल में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशंस के नई नई चीज़ों को लगाया, और उन्होंने बहुत सारी शादियाँ की। वो पार्टी और आफ्टर पार्टी में विश्वास रखने वाले राजा थे, तो उनकी जो सिचुएशन थी वो खराब हो रही थी। हिंदल ने क्राउन पहन लिया था आगरा में। कामरान को जब ये खबर लगी तो कामरान वहां से अपनी फौज लेके निकले। कहां से? काबुल, कंधार और पंजाब से वो अपनी फौज लेकर, ताकि वो हिंदल के रेबेलियन को क्वेल कर सके। और वो आगरा आए और उन्होंने हिंदल के रेबेलियन को क्वेल किया। लेकिन भाइयों को क्योंकि बहुत दिनों से कोई मैसेंजर नहीं मिला था, और जो उनका स्पाई सिस्टम था वो वीक हो चुका था, जो उनको ये बता रहा था कि इस तरफ, ईस्ट की तरफ अगर कोई बहुत ही काबिल इंसान तेजी से राइज हो रहा है तो वो शेरशाह सूरी है। और हुमायूं भी 3 से 4 महीने गौड़ रह गए। उसके बाद उनको होश आया कि अब मुझे वापस आगरा की तरफ चलना चाहिए। तो उन्होंने एक छोटी सी गैरिसन अच्छे गवर्नर के अंडर छोड़कर उन्होंने आगरा का वापस रुख किया। जब आगरा का वापस रुख किया तो नोबल्स पहले ही नाराज थे कि हम 4 महीने के आसपास यहाँ गवा चुके हैं, यहाँ की ट्रेजरी में भी कुछ नहीं है, वो सारा शिफ्ट कर चुके थे। कौन? शेरशाह सूरी। ऊपर से बारिश बहुत हैवी हो रही थी, ऊपर से अफगान्स इनकी रिट्रीटिंग आर्मी पर हर थोड़ी देर में हमला करके हैरिंग अटैक्स करते, वो किसी तरह से इनको जख्मी कर करके भाग जाते, थोड़े से बॉम्ब टाइप कोई चीज लाकर इन पर फेंक कर निकल जाते। जैसे तैसे हुमायूं चौसा, बक्सर के पास एक जगह है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास में जो बक्सर है वहां पर वो आए। और आने के बाद में उन्होंने अपनी आर्मी को लाया। लेकिन जब उन्होंने लाया तो उन्होंने देखा कि इस वक्त उनको इस तरफ रोक कर रखा हुआ है, नदी के इस किनारे रोक कर रखा हुआ है द ग्रेट शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी वो अपने वालिद के अंदर, यानी अपने पिता के अंदर, उन्होंने खेती बाड़ी बहुत सीखी थी। उन्होंने मिट्टी की समझ थी, मौसम की समझ थी। उन्हें मालूम था कि गर्मी में नॉर्थ इंडिया के ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, तो उसका मेल्टेड ग्लेशियर वाटर फ्रॉम नेपाल, और ऊपर से मानसून जब जून जुलाई अगस्त में दस्तक देता है तो मानसून का पानी और मेल्टेड ग्लेशियर वाटर ये रिवर्स को फ्लड कर देता है। और बिहार का मतलब है, आसाम का मतलब है कि हर गर्मी के एंड में बहुत बड़ी बाढ़ आना। तो आप सोच सकते हैं शेरशाह सूरी ने क्या किया। उन्होंने नदी का ये वाला तट लिया जो ऊंचा था, और वहां पर वो लगे, और इस तरफ नीचे वाला जो फ्लड प्लेन होता है, जो हुमायूं को कतई अंदाजा नहीं था, वहां पर मुगल आर्मीज ने अपने एम्बैंकमेंट लगाए। हुमायूं शेरशाह सूरी पे हमला नहीं करते, वो कोशिश करते कि मैं शेरशाह सूरी के पीछे देखूं कि मेरे भाइयों में से कोई, कामरान, अस्कारी और हिंदल, एक बड़ी फौज लेकर आ जाए। जब वो उधर से हमला करे तो मैं इधर से हमला करूं और हम दोनों मिलकर शेरशाह सूरी को पीस दें। लेकिन शेरशाह सूरी रोज वो हुमायूं को नहीं देखा करते, वो आसमान की तरफ देखा करते कि कब इतनी मूसलाधार बारिश हो जाए कि बाढ़ आ जाए और मैंने हुमायूं को जानबूझकर फ्लड प्लेन्स में
रहने पर मजबूर कर दिया। और बाढ़ आएगी तो एक इतनी बड़ी मदद मिलेगी जो सिर्फ मैं जानता हूँ। कामरान ने भी अपना फर्ज निभाया, उसने भी हिंदल के रेबेलियन को क्वेल किया। अस्कारी और हिंदल को बहुत समझाया कि तुम्हें जाकर खुद चेक करना चाहिए कि हुमायूं किस हाल में, तो तुम अभी फौज लेकर यहाँ से डिस्पैच हो। वो दोनों भाई भी अस्कारी और हिंदल चले, हुमायूं इस तरफ थे। अब सब कुछ किस्मत पे था। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसका अंदाजा कतई हुमायूं को नहीं था, और ये है वो मेहनत और नॉलेज। कहते हैं ना, नॉलेज कभी खाली नहीं जाती। आप यही समझेंगे कि नॉलेज कभी खाली नहीं जाती। हुआ साहब, जोर से गंगा में बाढ़ का पानी पहाड़ों से उतरा, नेपाल होता हुआ बिहार के और इस इलाके में जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के साथ है, यूपी वाले इलाके में बाढ़ आई। जब गैंजेस की ट्रिब्यूटरीज ने उसमें पानी भरा और बाढ़ आई तो फ्लड प्लेन्स अचानक डूब गए। और जो सबसे बड़ी मदद मिली शेरशाह सूरी को वो ये थी कि जो कैनन्स मुगल्स की जो तोपें थी, जो मुगल्स का सबसे बड़ा हथियार था, वो पानी में डूबकर खराब हो गई और कैनन्स में डालने जा सकने लायक गोला बारूद भी भीग गया। पानी और बाढ़ इतने जोर से थी कि उस दिन हर कोई मुगल अपनी पैंट पैजामा ऊपर किए वो अपनी तलवार ढूंढ रहा था। कहीं तलवार बह रही है, कहीं सर का जो इमामा है वो बह रहा है, कहीं मुकुट नहीं दिख रहा। अफरा तफरी मच गई। और शेरशाह सूरी ने जैसे ही दूर से देखा, उसने अपनी आर्मी से कहा चार्ज। उन्होंने साहब शेर खान ने इस रिवर को क्रॉस किया। हुमायूं, बैड पॉलिटिकल सेंस, बैड जनरलशिप, उन्होंने अपना ग्राउंड बैडली चूज किया था और उनको यह अंदाजा भी नहीं था कि इस दिन का इंतजार एक ऐसा होने वाला राजा कर रहा है जो कभी अपने बाप के जुल्मों सितम के चलते वो किसानी का काम कर चुका है। वो मौसम को, मिट्टी को, पानी को, बाढ़ को बहुत अच्छी तरह से जानता है। बस रिवर में आया, फ्लड आया, शेर खान ने चार्ज किया। 7,000 मुगल सोल्जर्स और मैनी प्रोमिनेंट नोबल्स उसमें मारे गए। इससे पहले कि हुमायूं भी मारे जाते, हुमायूं को भी घेर लिया। लेकिन तभी किसी फिल्म की तरह पीछे से अस्कारी और हिंदल उसके भाई आ गए। उन दोनों ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की और इसे बैटल ऑफ चौसा कहते हैं। यहाँ पे फुलेस्ट यूनिटी अमंग्स द टिमुराइड प्रिंसेस, अस्कारी, हिंदल और हुमायूं, ये तीनों ने मिलकर, भाई ने भाई को देखा, मुस्कुराया, शेरशाह सूरी से लड़े जैसे तैसे। जो टॉपर्स ये कहते हैं ना कि हमने 18 घंटे पढ़ाई की, वो दरअसल सच कहते हैं कि पढ़ाई तो उन्होंने सिर्फ 3 या 4 घंटे की। 10 से 12 घंटे वो इतने सारे रिसोर्सेस को लेकर बैठे और उसमें से हर एक लाइन को उन्होंने छानना और छानते छानते कीमती लाइंस को एक जगह जमा किया और फिर बैठकर उसे पढ़ा। क्यों ना ये 10 से 12 घंटे वाला काम आप हम पर छोड़ दें और आप सिर्फ रोज 1 घंटा डूब कर बेहद इंटरेस्टिंग, बड़े खूबसूरत विजुअल्स और ग्राफिक्स के साथ एडिट किए गए इन लेक्चर्स का मजा लीजिए। और एक बात याद रखिए, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, खासकर आईएएस की तैयारी, सिर्फ एग्जाम पास नहीं करवाती, वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को ही बदल कर रख देती है। तो 3 तारीख से जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, आप उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ें।